तो सबसे पहले अब देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले। उत्तर प्रदेश की मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी, यानी हमारे जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है वो कैसी है, हमको वही पढ़ना है ना। चलिए, इसको पढ़ने से पहले जरा आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश का आपको ये मैप दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? जरा बताइए, अगर हम आपसे इसमें से पूछें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया की लोकेशन बता सकते हैं? ये है आपका बलिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप बता सकते हैं कि इसका उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर कहाँ है? यहाँ ऊपर है। चलिए, कितने बच्चे बता सकते हैं कि सहारनपुर के जिले की जो सीमा है किस राज्य के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश। देखिए, आधे से कम बताएं हैं। चलिए, ये पूर्वी हो गया, ये उत्तरी हो गया, और दक्षिणी बताइए। सोनभद्र यहाँ है ना। चलिए, ये दक्षिणी है। आगे बताएंगे पश्चिमी जिला। शामली कहाँ, कितने बच्चे बता सकते? वाह, वहाँ, यहाँ और नीचे यहाँ। चलिए, हो गया ना। तो पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला सोनभद्र। सहारनपुर, बहुत मार मारेंगे। भद्र, दा आ रहा है ना, तो दक्षिणी है ना। ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। चलिए, अच्छा, सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 4 राज्य ना। वे 4 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। याद हो जाएगा ना। तो चलिए, अब इसके लिए हमको समय बर्बाद नहीं करना है, हमको पढ़ना है मृदा। तो सबसे पहले जरा बताइए, मृदा या मिट्टी हम किसे कहेंगे? मिट्टी हम किसे कहेंगे, आप इसको बताना है। मृदा की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जो भूमि का सबसे, यानी जो हमारी जो परत बनी है, इसका जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत का जो निर्माण हुआ है, ऊपरी परत का जो वनस्पति और अवशिष्ट पदार्थों से जिसका निर्माण हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। तो मृदा की परिभाषा समझ में आ गई। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश की मृदा है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 3। अब कौन कौन से हैं जरा देखिए। एक है आपका पर्वतीय मृदा, दूसरा है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। अच्छा, ये मैदानी क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ पे गंगा यमुना की जो ये मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, यहाँ के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई गई हैं, उसी को क्या कहेंगे? मैदानी क्षेत्र, है ना। हाँ, मैदानी मिट्टी अथवा मैदानी क्षेत्र। आगे देखेंगे, जो तीसरा इसका डिवाइड किया गया कौन सा? बुंदेलखंडी मृदा, है ना। अब जरा समझिए, पर्वतीय मृदा को हमने कितने भाग में तोड़ा है? 2 भाग। देखिए, जो हिमालय से सटा हुआ है, जैसे जो अगर हम अब इसको भारत के मैप में देखेंगे तो ये ऊपर का भाग है, तो कहीं ना कहीं ये हिमालयी नदियों के द्वारा बना है। जो हिमालय से नदियां लाई गई हैं, नदियों के द्वारा जो मिट्टियां लाई जाती हैं, उसी से निर्माण हुआ इसका। तो हम इस वाले सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को, इतने वाले भाग को हम कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? भाबर क्षेत्र ना। पर्वती को अब हम 2 भाग में बांट रहे हैं। देखिए, यहाँ तक आपका पूरा पर्वती होगा। अब इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? भाबर क्षेत्र। अब उसके बाद वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र। अच्छा, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको अगर याद करना है तो ये भाबर का मतलब है सबसे ऊपर है, और तराई का मतलब क्या है? नीचे। जब अभी आपको पर्वतीय मिट्टी को तोड़ना होगा 2 भाग में, तो तोड़ लेंगे ना। सबसे ऊपर वाला भाबर, उसके बाद तराई। अच्छा, उसके बाद ये वाला मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद ये वाला हाँ पठारी क्षेत्र अथवा बुंदेलखंडी क्षेत्र। याद हो जाएगा ना। तो टोटल कितने हैं? 4। अब देखिए, इस पर्वती के 2 भाग हैं। अब मैदानी क्षेत्र के कितने भाग? 5 भाग। कहाँ 1 भाग है? देख रहे हैं कितना हम लिखे हैं? 5 भाग। और इसके कितने भाग हैं? बुंदेल, इसके भी कितने हैं? टोटल 5 भाग हैं। याद हो जाएगा ना। अरे भाई, इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल रख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर जरूरी है। चलिए, अब जरा समझिए, भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? भाबर क्षेत्र का मतलब समझिए, ये हिमालयी नदियों के द्वारा लाया गया है। तो जो यहाँ की मिट्टी होगी वो कैसी होगी? बलुई होगी ना। अरे भाई, वो नदियां अपने साथ क्या लाती हैं? कंकड़ पत्थर ही तो लाती हैं। तो देखिए, इस मिट्टी में कंकड़, पत्थर और बालू की अधिकता होगी। लेकिन ये कंकड़ और पत्थर ये महीन नहीं होंगे, ये थोड़ा बड़े होंगे, है ना। इसको याद रखना है। और इसमें आपको क्या करना है? ये कृषि के लिए क्या होती है?
अनुपयुक्त होती है, यानी ये मिट्टी जो है कृषि के लिए नहीं सही होती है। उसके बाद आएंगे, जब यही मिट्टी देखेंगे आप, जैसे ये नदियां प्रवेश करती हैं तराई क्षेत्र में, तो धीरे धीरे जो इनके अभी कण देख रहे थे हम लोग, बालू के जो बड़े बड़े कण थे, जो पत्थर थे, अब वो रूप ले लेते हैं किसका? महीन का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तराई वाले क्षेत्र में जो बालू के कण होते हैं मोटे होते हैं कि महीन, तो क्या बताएंगे? महीन होते हैं ना। अरे भाई, रगड़ते रगड़ते मान के चलिए, जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो हो सकता है अपने साथ बहुत बड़ा पत्थर लेके चलती हैं, अपने साथ लेके चलेंगी। अब वहां धारा का प्रवाह भी बहुत तेज रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आते आते रगड़ खाते खाते वो पत्थर क्या हो जाता है? एक छोटे से रूप का ले लेता है ना। तो यही चीज आपको समझना है कि जब ये तराई क्षेत्र में आती हैं तो ये किस में बदल जाती? महीन। और देखिए लिखा है, ये क्या लिखा है? निक्षेप। निक्षेप का तात्पर्य समझ रहे हैं? निक्षेप का तात्पर्य यानी वो बहाव या घिसावट के कारण किसका रूप ले लेती हैं? महीन। चलिए, अब यह जो जमीन होगी या जो मिट्टी होगी, या समतल होगी, दलदली होगी, और कैसी होगी? उपजाऊ होगी। समझ में आ गया ना। चलिए, अब इसे देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि नदियां, यहां से इसको नोट करके अच्छे से अपने कॉपी पे लिखिएगा कि नदियां धरती पर कहां से प्रकट होती हैं, यानी वो सही रूप से कहां से चलना प्रारंभ करती हैं, तो ये तराई वाले क्षेत्र से नदियां धरती के ऊपर से चलना प्रारंभ कर देती हैं। अब आप सोचेंगे कि नदी तो पहले से ही धरती के ऊपर चल रही थी, तो देखिए नदियां उस समय पहाड़ों से निकलते हुए चल रही थी। अगर आपसे पूछेगा कि नदी धरती पर कहां से प्रकट होती है, किस क्षेत्र से, तो आपका आंसर क्या होगा? तराई क्षेत्र। बता लेंगे ना। अब जरा देखिए, जो ये तो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, सबसे ऊपरी भाग हमारा कृषि के लिए योग्य नहीं है ना। उसके बाद जो ये तराई वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया पूरा ये कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन कौन सी कृषि है? गन्ने एवं धान की खेती। कितने बच्चे बता सकते हैं धान की खेती किस फसल के अंतर्गत आएगी? रबी, खरीफ? हाँ, चलिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। धान की फसल जो है वो खरीफ के अंतर्गत आएगी। याद हो जाएगा ना। चलिए, अच्छा, कहीं कहीं आप इधर वाले क्षेत्र में, कहीं कहीं क्षेत्र में ये जूट की भी खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपसे पूछेगा जो तराई वाला क्षेत्र है वहां किसकी खेती ज्यादा होगी? गन्ने और धान। तो बता लेंगे ना। तो देखिए, ये दोनों को हमने अच्छे से याद कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं मैदानी क्षेत्र यानी जलोढ़ मृदा। अब इसको जरा समझिएगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को अगर हम बांटेंगे, जो ये हमारा मैदानी क्षेत्र है गंगा यमुना का, इसको हम दोआब क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर जब हम इसको बांटेंगे तो जलोढ़ मृदा को हम दो भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले बांटेंगे खादर और दूसरा है बांगर। खादर का मतलब समझिए, अगर आपको अपनी भाषा में जवाब देना है, इसका निर्माण तो हुआ है, देखिए प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। अगर खादर का निर्माण आपसे पूछेगा या आपसे जलोढ़ मृदा का निर्माण पूछेगा तो आप बताइएगा प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। लेकिन जैसे इसको अपनी भाषा में हमको जानना है कि खादर किसे कहेंगे, बांगर किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जहां बाढ़ का पानी या नदियों का पानी प्रति वर्ष पहुंचता है उस मिट्टी को हम कहते हैं कौन सी? खादर मिट्टी। और जहां बाढ़ का पानी या नदियों का पानी कई वर्षों के अंतराल पर पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी, है ना। याद हो जाएगा। तो ये जलोढ़ के ही रूप हैं। अब जरा देखिए, जो खादर मिट्टी होती है इसमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है यह ज्यादा होती है, ये जल को धारण कर सकती है, जल को ये सोख सकती है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं लगी है उत्तर प्रदेश विशेष के लिए, तो खादर के आपसे नाम पूछेगा। तो खादर का एक नाम है बलुआ, यानी बलुआ मिट्टी भी कहते हैं, अथवा सिल्ट बलुआ, अथवा दोमट, अथवा मटियार। इन चार नामों से जानते हैं। और इस खादर मिट्टी में आपको चूना, पोटास, मैग्नीशियम की क्या होगी? अधिकता होगी। याद हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? खादर। और खादर किसका रूप है? जलोढ़। अब बताइए, अगर आपको ये भूल रहे हैं तो जहां नदी का या उसका बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है तो इसका मतलब वो जल धारण क्षमता उसकी ज्यादा है ना, क्योंकि इसको पानी हर वर्ष पहुंच रहा है। और इसके जल धारण की क्षमता पूछेगा तो क्या बताएं? कम है। तो चलिए, खादर को हमने पढ़ लिया है कि जल धारण की क्षमता ज्यादा होगी, चूना, पोटास, मैग्नीशियम की क्या होगी? अधिकता होगी। चलिए, इसको नाम याद रखिएगा, दोमट, मटियार, सिल्ट बलुआ, बलुआ। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए बांगर।
बांगर के देखिए अन्य नाम, बांगर का सबसे जो अच्छा नाम है, ये पूछा गया था एक परीक्षा में, उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई परीक्षा थी, उसमें पूछा गया था कि बांगर या उपहार मिट्टी हम किसे कहते हैं। तो उपहार मिट्टी किसका नाम है, याद रखिएगा, बांगर का। अब इसको ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि बांगर का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है, उपहार। बाकी आप देखेंगे ये दोमट और मटियार ये दोनों मिल रहे हैं, है ना, ये खादर का भी है, बांगर का। तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, उपहार पे, तो याद हो जाएगा ना। अब देखिए बांगर वाले में क्या है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होगी, कमी होगी, याद हो जाएगा ना। चलिए, तो आपका ये जलोढ़ खत्म हो गया। जलोढ़ के दो भाग थे, कौन कौन से, खादर और बांगर। चलिए आगे देखेंगे, लवड़ी अथवा क्षारीय मिट्टी। लवड़ी अथवा क्षारीय की मिट्टी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जब हम अपने खेतों में, जैसे जब हमारे खेत उपजाऊ नहीं रहते हैं, उसमें पैदावार कम रहती है, तो किसान क्या करता है, उसमें उर्वरक का प्रयोग ज्यादा करता है। उर्वरक के अधिक प्रयोग से वो मिट्टियां कैसा रूप ले लेती हैं, लवड़ी अथवा क्षारीय। याद हो जाएगा ना, किसके प्रयोग से, उर्वरक के, याद हुआ ना। हाँ, अधिकतर कोशिश किया करिए, जैसे हम सभी कृषक परिवार से हैं, तो आप ये जो कंपोस्ट खाद होती है, गोबर की खाद, इसका प्रयोग ज्यादा किया करिए खेत में। चलिए आगे देखेंगे, लवड़ी या क्षारीय मृदा। अब इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, लवड़ी या क्षारीय मृदा के। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें अधिक उर्वरक प्रयोग करेंगे तो यह मिट्टी कैसी हो जाएगी, क्षारीय। चलिए आगे देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा क्या है, तो मरुस्थलीय मृदा को जरा समझिए। मरुस्थलीय मृदा वहां होगी जहां का तापमान या जहां का क्षेत्र कैसा होगा, शुष्क होगा अथवा आर्द्र शुष्क क्षेत्र होगा। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए इसमें आपके 3 जिले आते हैं, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। अब यहाँ जरा मैप में देखिए, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, जरा बताइएंगे आगरा कहाँ है, यहाँ आगरा है, ये आगरा है, इसके नीचे ये बताइए भाई, ऊपर मथुरा है और अलीगढ़ किधर है, इधर बगल में अलीगढ़ है ना। तो देखिए इधर तीनों, ये आपसे पूछेगा किस क्षेत्र में है, तो आपका हो सकता है मथुरा, अलीगढ़, आगरा नाम ना दे करके क्या देगा, पश्चिमी क्षेत्र, तो बता लेंगे ना। तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, मरुस्थलीय मृदा होगी। अब इसको ध्यान रखेंगे, इसमें किसकी अधिकता होगी, लवण और फास्फोरस। अब इसमें कमी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की इसमें कमी होगी। और ये किस अनाज के लिए सबसे अच्छी है, हाँ, मोटे अनाज के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी है। तो ये याद हो जाएगा ना, मरुस्थली, लवड़ी मृदा भी याद हो जाएगा। चलिए 3 हमारा खत्म हो गया, चौथे पे आ जाइएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में जरा देखेंगे, काली मिट्टी में लौह तत्व और जीवाश्म अधिक होते हैं, इसमें अधिकता होगी। और इन्हीं दोनों के कारण, लौह तत्व और जीवाश्म के कारण, इस मिट्टी का रंग काला होता है। क्या होता है, काला होता है। खा पी के नहीं आए का भाई, काहे नहीं बोल रहे, जितना बोलोगे उसका उतना याद होगा। चलिए अब इस काली मिट्टी का एक दूसरा नाम है, कौन कौन सा, देखिए रेगुर तो हम पढ़ चुके हैं, रेगुर हमको बहुत देता है, अधिकतर एग्जाम में देगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो या रेंगुर देगा, या इसी को बदल देगा कि रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी, है ना। अब चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात एक ही हुई ना। लेकिन हम जो पढ़ चुके हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। अब काली मिट्टी का अन्य नाम याद रखिएगा, करेल और कपासी, है ना, करेल और कपासी दोनों याद रखिएगा। इसमें लौह तत्व हैं और क्या रहेगा, जीवाश्म रहेगा। याद हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक मृदा और देखेंगे, भूण मृदा। ये भूण मृदा क्या है, अब ये भूण मृदा है, ये बलुई मिट्टी से बनती है। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, वो कहीं कहीं जलधाराओं के कारण बालू के जो टीले हैं, ये 10 से 20 फीट जब ऊंचे हो जाते हैं, तो इन्हीं टीलों का नाम क्या रखा गया है, भूण मृदा। तो याद हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये याद हुआ। चलिए आगे देखेंगे, इधर देखेंगे, अब अगला है बुंदेलखंडी मृदा। अब इसके कितने प्रकार हैं, 5। देखिए सबसे पहले कौन सा, लाल मृदा। अब लाल मृदा को कैसे समझेंगे, देखिए इसका जो निर्माण हुआ है लाल मृदा का, तो ये जो विंध्याचल की चट्टाने हैं, जो विंध्य पर्वत की जो ये चट्टाने हैं, इनके टूटने से हुआ है। यानी धीरे धीरे चट्टाने टूट टूट करके इस मिट्टी का निर्माण की हैं। तो याद रहेगा, देखिए ये विंध्य जो है हमारा, विंध्य पर्वत सटा हुआ है। विंध्य पर्वत कहाँ लोकेटेड है, एमपी में। तो एमपी से हमारा जिला, हमारा राज्य सटा हुआ है ना।
तो उसी के टूटने से हुआ है। अब इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? लौह तत्व की मात्रा अधिक होगी इस मिट्टी में। आगे देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना, चूना की क्या होगी? कमी होगी। चलिए अब ये मिट्टी किसके लिए है? दलहन और तिलहन के लिए। दलहन और तिलहन, दलहन और तिलहन का मतलब समझते हैं? हाँ, दालें और वो फसल जिससे हमको तेल की प्राप्ति होगी, तो वो क्या हो जाएगा? तिलहन। जैसे सरसों क्या है? तिलहन है ना। अरहर क्या है? दलहन। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे परवा मृदा। अब ये परवा मृदा कहाँ है? तो ये बीहड़ में पाई जाती है। बीहड़ में जैसे चंबल वगैरह क्या है? बीहड़ है ना। तो अब ये वाला एरिया देख रहे हैं, बुंदेलखंड है ना, तो इधर वाले जो क्षेत्र में होगा आपका बीहड़ क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाएगी, इसे हम किस नाम से जानेंगे? परवा मृदा। अब इसमें क्या होगा? देखिए इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं बलुई दोमट मृदा। कौन सी मृदा? बलुई दोमट मृदा। अच्छा अब इसमें देखिए चना और मटर और ज्वार की खेती होगी। कितने बच्चे बता सकते हैं कि चना और मटर रबी की फसल है कि खरीफ की फसल? हाँ, तो याद रखिएगा चना किसकी फसल है? रबी की। अब बाकी ये ज्वार किसका है? जायद खरीफ की फसल है। ये ज्वार जो है आपका ये खरीफ की फसल है, इसको याद रखिएगा, ज्वार आपका खरीफ की फसल है। चलिए आगे देखेंगे, बस 2-3 मृदा और बचा है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिए मांड मृदा क्या है? मांड मृदा है जो ऐसी मिट्टी है जिसका रंग काला होगा, जो जल के संपर्क में आने पे, जैसे गोंद, गोंद का मतलब वही लेई देखिए ना, अरे बचपन में अभी भी उसका हम प्रयोग करते होंगे ना। अभी उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गम है ना, जिंदगी में बहुत गम है, वही वाला गम। देखिए अब ये क्या होता है, ये जल के संपर्क में जैसे ही आएगी तो ये मिट्टी कैसी हो जाती? गोंद के जैसे। अब आप जरा बताइए क्या ये कृषि के लिए उपयुक्त है कि अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है ना। अरे भाई जब गोंद जैसी हो जाएगी तो उसमें कौन सा खेती हम करेंगे? अच्छा ये 3 जगहों पे ज्यादा पाई जाएगी, बागपत, शामली और हापुड़, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखेंगे, जैसे ये राकर मृदा है, अगला है राकर मृदा, 5वां। अब राकर का मतलब क्या है? यह मिट्टी होती है दानेदार। अब दानेदार का मतलब कैसे है? पता नहीं। अरे मतलब जैसे जो अधिकतर मिट्टियां हैं अगर वो चिकनी है, अगर उस पर कुछ छोटे छोटे दाने जैसे निकले हैं तो इसका मतलब वो मिट्टी कैसी है? दानेदार। तो हो गया ना। अब ये दानेदार मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? अधिकतर ढलान पर। जहां ढलान होगा वहां पे कैसी मिट्टी होगी? दानेदार। और उस मिट्टी का नाम क्या होगा? राकर मिट्टी। अच्छा ये क्या सारे क्षेत्रों में पाई जाएगी? नहीं, ये किधर पाई जाएगी? देखिए इस वाले क्षेत्र में, यानी ये बुंदेलखंडी मृदा में पाई जाएगी। यहाँ पे देखिए ढाल वगैरह ज्यादा होंगे ना, जब बीहड़ वगैरह होंगे तो वहां पे ढाल वगैरह ज्यादा होंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ जो खेती होगी किसकी होगी? तिल और चना। चलिए बताइए तिल किसकी फसल है? रबी की फसल। रबी या खरीफ बताना है। तिल किस में आएगा? रबी में। चलिए आगे देखेंगे भोंटा मृदा। अब ये भोंटा मृदा क्या है? भोंटा। अब ये भोंटा भी देखिए, जो विंध्य की चट्टाने हैं, जो विंध्य पर्वत है, उसी के टूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। किसका? भोंटा का। और ये किसके लिए उपयोगी है? मोटे अनाज के लिए। तो आपको याद हो गया। चलिए अब इधर जरा देख लीजिएगा, आपके लिए ये कुछ जानना बेहद जरूरी है। जैसे देखिए ऊसर भूमि जो है, जैसे ये जो बांगर होता है या जो लवड़ी क्षारीय मृदा होती है, जब इस पे बहुत ज्यादा उर्वरक प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा, तो एक समय ऐसा आता है कि यही जो मिट्टी है ऊसर या बंजर का रूप ले लेती है। ऊसर या बंजर, फिर इसमें कोई भी उत्पादन आपका नहीं हो सकता है। देखिए ऊसर भूमि को हम 3 नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? रेह, बंजर, कल्लर। बंजर तो आपको इसे पता होगा, बस जो पता है उस पे आपका ध्यान ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जो नहीं पता है उसको ध्यान देना है। देखिए रेह और कल्लर। अच्छा ऊसर से तो आप रेह पता लगा लेंगे ना, पहले कपड़े उपड़े इसी में तो धुले जाते थे, है ना। चलिए हाँ, जो बहुत अच्छा साफ होता था ना, आज हो गया विम बार रिम बार, है ना। 100 नींबुओं की अच्छा रिम बार है ना, रिम है ना। अरे भाई कौन सा है? रिन है। हाँ रिन है। और एक आता है वो 100 नींबुओं की शक्ति वाला, विम बार। हाँ वो बर्तन धुलने वाला है ना। पहले ये सब नहीं था, भूसी घुसी था, उसी से रगड़ लो, सबसे बड़ी। चलिए अच्छा देखिए,
मिट्टी का आपसे पूछेगा, ये सब ध्यान देना है। मिट्टी का जो खारापन है और इसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। आप लोग देखे होंगे कई कृषक ऐसे होंगे जो जिप्सम का प्रयोग करते होंगे। वो अब समझ लीजिएगा काहे के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि मिट्टी में क्या ना आए, खारापन और क्षारीयपन ना आए। याद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जो कुशीनगर है, चलिए कितने बच्चे यहाँ बता सकते हैं मैप में कुशीनगर का? यहाँ यही है ना। चलिए कम से कम आपको लोकेशन तो याद है। चलिए कुशीनगर की मिट्टी को वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाट। वहां कहते हैं स्थानीय भाषा में भाट। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जल प्लावित नदी के किनारे, अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो ये शब्द लिखा है जल प्लावित नदी, इसका मतलब कोई बता सकते हैं? जल प्लावित, हाँ जल प्लावित। देखिए जल का प्लावन होना ना, यानी जहां वैसी नदियां जहां पे जल बहता रहता है, तो उस नदी के किनारे जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसको क्या कहेंगे? ढूं। याद हो जाएगा, ढूं। क्या बोलेंगे? ढूं। चलिए याद हो गया ना। अब चलिए अब एक चीज और देखिएगा, आपको सबसे खतरनाक है आपका ये जो लिखा गया है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, अब ये क्या है? इसको किसान की क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु। आपसे पूछेगा कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो मृदा अपरदन। अब ये मृदा अपरदन दो प्रकार से होगा, एक आपका जलीय अपरदन होगा और दूसरा वायु अपरदन होगा, है ना। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा तो 90 से 95% जो अपरदन होता है वो अपरदन होगा किसके द्वारा? जलीय अपरदन, यानी जल के द्वारा होगा। अब वायु अपरदन का मतलब है कि ये वायु के द्वारा होगा। अब जैसे देखिए जल अपरदन, ये जलीय अपरदन कैसे होता है? जैसे आप लोग खेतों में पानी लगाते होंगे या आपके गार्जियन लगाते होंगे, माता पिता ना, तो बाय डिफॉल्ट तो ऐसा है नहीं कि आप खेत में नहीं जाते होंगे कि दूसरी जन वहां से भाई आए हैं या मंगल ग्रह से आए हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। जैसे देखिए जब जहां पाइप रखा जाता है, जैसे जो पानी रखा जाता है ट्यूबवेल से जो पानी आता है, आप देखिए कुछ समय बाद 4-5 मिनट बाद जहां पे वो पानी गिरता रहता है वहां की मिट्टी कहाँ जाती है? गायब हो जाती है ना, हट करके दूसरी जगह चली जाएगी। तो क्या हुआ? वो जल के कारण उस मिट्टी का क्या हुआ? अपरदन हुआ। समझ में आ गया। अब यही है जैसे जो देखिए जैसे ये मथुरा आगरा है, अब मथुरा आगरा में क्या होगा? इधर वायु अपरदन होता है। वायु अपरदन का मतलब समझिए, जैसे देखिए आपका ये मथुरा आगरा है, ये किनारे हैं, अगर ये जो बीच वाला है तो इसमें वायु को प्रवेश करने में समय लगेगा। अब ये कॉर्नर पे अगर इधर से वायु आएगी तो धड़ाधड़ मारेगी, इसको काटती जाएगी ना। समझ में आया? अरे वायु अपरदन भी होगा। एक मिट्टियों को उड़ा देखिए, आप लोग देखते हैं कहते हैं बहुत ज्यादा गर्दा उड़ रही है, तो वो किसका रूप है? वायु अपरदन। अब 2-3 चीज और समझिए। देखिए किसी भी मिट्टी में पैदावार के लिए जो उसका पीएच मान होना चाहिए, आपसे पूछेगा पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। अगर 6 या 7 से कम रहेगा तो इसका मतलब ये मिट्टी सही नहीं है, हाँ अम्लीय मिट्टी। अब पूरे देखिए कल हम आपको एक प्रश्न बताए थे कि जो हमारे भारत का कुल उत्पादन होता है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का कितना % सहयोग? हाँ जितना उत्पादन होगा, ये करंट का क्वेश्चन है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का जो सहयोग है वो 20% ये सहयोग करता है। यानी जितने 28 राज्य हैं सबको मिला करके हमारे उत्तर प्रदेश का जो सहयोग है वो कितना है? 20%। याद हो जाएगा। अब एक चीज और पूछेगा कि जो भारत उत्तर प्रदेश की मृदा है, तो वो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा पर कौन सी मृदा पाई जाती है? अब आपको ये मैदानी नहीं मिला तो क्या लगाओगे? तो आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, कौन सा? जलोढ़। जलोढ़ मृदा आपका सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा यही है मैदानी क्षेत्र, अथवा देखिए इसके आगे हम ब्रैकेट में क्या लिख दिए? जलोढ़। तो आपको ऑप्शन में बताना है, अगर आएगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़। अच्छा एक चीज और देखिए, अब आप अगर जो हम आपको इसके जिले याद कराए थे वो देखिए कितना बेनिफिट करेगा। जैसे आपसे पूछेगा जो ये बुंदेलखंडी मृदा है ये किन किन जिलों में फैला है, तो आप जरा आप अपना आंसर दीजिए। ललितपुर, झांसी, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं भाई। झांसी, उसके बाद महोबा, उसके बाद बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज,
कौशाम्बी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र। तो बता लेंगे ना। तो आपको देखिए, जब आप जिले याद हैं, आपको लोकेशन याद है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। सब तो बता ले जाएंगे अब ना, याद हुआ ना। आपसे बस इसमें ध्यान रखिएगा, ये सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है, और जितना हम बताएं इससे ज्यादा आपका प्रश्न मृदा से नहीं बनने वाला है। याद हो गया है? याद हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।